चाहे कितने ही सगे हों, इन चार लोगों के पास अपनी स्त्री को कभी अकेले मत छोड़ना, वरना बहुत पछताओगे। कहते हैं कि दुनिया में विश्वासी तो बहुत लोग होते हैं, पर कुछ स्थानों पर आपके बहुत ही विश्वासी भी विश्वासघात कर देते हैं। तभी तो कहते हैं अविश्वासी का विश्वास नहीं करना चाहिए और विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपका बहुत बड़ा विश्वासी है तो उसकी बीच बीच में परीक्षा लेते रहना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में विश्वासी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, किस मामले में भरोसेमंद व्यक्ति पर भी विश्वास ना करें, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। आज की ये कहानी आपको बहुत ही सुंदर शिक्षा देकर जाएगी। इस कहानी की ये दो बातें सदैव ही याद रखना, आपके जीवन में बहुत ही काम देंगी। तो आइए प्रिय सज्जनों, कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले प्रिय दोस्तों, आप सभी से मेरी एक विनती है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय सज्जनों आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में महाराज वीरसेन राज्य करते थे। राजा वीरसेन कुछ सन की किस्म का राजा था। एक बार वो राजा भ्रमण करते करते जंगल में चला गया। जंगल में घूमते घूमते उसकी भेंट एक सन्यासी से होती है। वो सन्यासी एक पाखंडी था और वो राजा साधु संतों पर बहुत ही भरोसा करता था। उस साधु को देखकर राजा के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और उससे पूछने लगा कि हे संत जी, आप बहुत ही पहुंचे हुए मालूम पड़ते हैं। मेरी स्त्री इस समय गर्भवती है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। तभी उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मैं इस बात को तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि यदि तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। प्रिय सज्जनों, उस सन्यासी की ये बात सुनकर वो राजा बहुत ही भयभीत हो गया। वो अपने मन में विचार करने लगा कि यदि मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। यही बात सोचकर राजा को बेटी के नाम से नफरत होने लगी। तभी उसने आकर के अपनी रानी से ये बात कही कि हे रानी, भूल से भी हमारे घर में किसी पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा जो कि तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगी। प्रिय सज्जनों, राजा की बात सुनकर वो रानी डर गई। वो इस बात को जानती थी कि मेरे राजा बहुत ही जिद्दी किस्म के हैं। यदि मेरे गर्भ से पुत्री का जन्म हो गया तो वो उसको अवश्य ही मरवा सकता है। अब तो वो रानी रोज परमात्मा से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मुझे पुत्री मत देना, वरना मेरा पति राजा उसको जीवित नहीं छोड़ेगा। प्रिय सज्जनों, भगवान की कृपा से महाराज वीरसेन की रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया। ये सब देखकर राजा और रानी बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा तो इसलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री ना होकर एक पुत्र हुआ, किंतु रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि यदि मेरे गर्भ से पुत्री होती तो ये निर्दयी राजा उस पुत्री को मरवा देता और कन्या हत्या का दोष मुझ पर लगता। प्रिय सज्जनों, कुछ समय पश्चात रानी ने फिर से गर्भ धारण किया और जब बच्चे का जन्म होने का समय आया, उसी समय राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया और उसे वापस लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाते जाते वो राजा अपनी रानी से कह गया, यदि तुम्हारे गर्भ से किसी पुत्री का जन्म हो तो उसे तुरंत ही मरवा देना, क्योंकि मैं बेटी की सूरत देखना नहीं चाहता। प्रिय सज्जनों, इतना कहने के बाद वो राजा तो चला गया और उसे अपने नगर लौटने में कई माह का समय लग गया। लेकिन इसी दौरान रानी ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। जिस बात का डर था वही हुआ। अब अपनी पुत्री को देखकर वो रानी घबरा गई। वो अपने मन में विचार करने लगी, सोचने लगी कि राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। ये निंदनीय काम मैं कैसे करूंगी? मैं तो एक माँ हूँ और मेरे लिए तो जितना बेटा प्यारा है उतनी ही बेटी प्यारी है। अब तो अपनी पुत्री के चेहरे को देखकर वो रानी एकदम से रोने लगी और कहने लगी कि हे परमात्मा, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का पाप तो बहुत बड़ा होता है। पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती।
प्रिय सज्जनों, अब वो रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। उस रानी को रोता हुआ देखकर रानी की दाई पूछने लगी कि हे रानी, आपके घर में पुत्री का जन्म हुआ है, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, पर आप तो बैठी बैठी रो रही हो, इसका क्या कारण है? क्या कोई अनहोनी हो गई? तभी वो रानी कहने लगी कि हे दाई, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। तब रानी ने उस दाई के लिए पूरी कहानी कह सुनाई कि हमारे महाराज ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं इस अबोध बच्ची की जान कैसे ले लूं? तभी दाई ने रानी से कहा कि हे रानी साहिबा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम राजा से कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया है। मैं तुम्हारी बेटी के लिए सभी के सामने मारने को ले जाती हूँ, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि इसे पाल लूंगी। यदि कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि ये बच्ची मेरी भतीजी है। इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से दूर भी हो जाएगी। इसके पालन पोषण को लेकर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं इसे अपनी पुत्री की तरह पालूंगी। अब तो दाई के मुख से ये बात सुनने के बाद रानी को बहुत ही खुशी हुई। वो अपने मन में सोचने लगी कि ये बेटी भले ही मुझे माँ ना कहे, चाहे मुझे देखने को ना मिले, कम से कम इसकी जान तो बच जाएगी। तभी रानी ने कुछ उदास मन से बहुत सारे वस्त्र आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के वास्ते उस दाई के लिए दे दिए और दाई से रानी ने कहा कि हे दाई माँ, मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर कभी भी नहीं भूलूंगी, और जब कभी तुम्हें धन की आवश्यकता होगी मैं तुम्हें उससे भी अधिक धन दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का ये राज कभी भी खुलने मत देना। प्रिय सज्जनों, इतना समझाने के बाद रानी ने अपनी उस नवजात पुत्री के लिए उस दाई के हवाले कर दिया और धीरे धीरे करके पूरे राज्य में व महलों में ये खबर फैला दी कि रानी के गर्भ से जो पुत्री जन्मी थी उसको दाई ने ले जाकर मार दिया। प्रिय सज्जनों, इधर क्या होता है, उस लड़की को ले जाने के बाद दाई ने उस लड़की का बहुत ही अच्छी प्रकार से पालन पोषण किया। प्रिय सज्जनों, जब कुछ महीने पश्चात राजा वीरसेन अपने राज्य को वापस लौटे तो राजा के लिए भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया था और उस पुत्री के लिए आपके आदेश के अनुसार मरवा दिया गया। प्रिय सज्जनों, ये बात सुनने के बाद राजा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। इधर वो दाई उस लड़की को अपनी भतीजी बताकर उसका पालन पोषण करने लगी और उस रानी की जब भी उस लड़की को देखने की इच्छा होती थी तो वो दाई उस लड़की को लेकर राजमहल में चली आती थी। उस बच्ची को देखकर रानी की ममता हिलोरे लेने लगती थी। वो रानी चोरी चुपके उस बच्ची से प्रेम कर लिया करती थी। किसी के पूछने पर वो दाई उसे अपनी भाई की लड़की बताती थी। उस लड़की को देखकर रानी को बहुत ही सुकून मिलता था। वो जब तब उस दाई को धन, वस्त्र, आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दाई ने उस लड़की की परवरिश में कोई भी कमी कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो प्रिय सज्जनों, धीरे धीरे करके वो लड़की सियानी होने लगी, अर्थात अब वो जवान हो चुकी थी। राजमहल में उसका पालन पोषण नहीं हुआ था, एक गरीब दाई के घर में हुआ था, परंतु फिर भी वो एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखाई देती थी। धीरे धीरे अब वो सुंदर यौवन से संपन्न हो गई। प्रिय सज्जनों, अब वो लड़की जवान हो गई तो दाई ने उसे राजमहल में ले जाना बिल्कुल भी बंद कर दिया। वो पूरे दिन दाई के घर में ही रहती थी। प्रिय सज्जनों, एक दिन की बात है, राजा वीरसेन अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। जब उसकी सवारी उस दाई के घर के सामने से होकर गुजरी तो वो लड़की अपने घर की छत पर स्नान करने के बाद अपने बालों को सुखा रही थी। रूपवती तो वो थी ही, लेकिन स्नान करने के बाद वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। हाथी पर बैठे राजा वीरसेन की अचानक उस कन्या पर नजर चली गई। उस कन्या को देखकर राजा को बिजली के समान झटका लगा, क्योंकि वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसका बदन चांदी की तरह चमक रहा था। अब वो राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। तभी राजा ने उसी समय अपने मंत्री से पूछा कि हे मंत्री जी, ये राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तो उसकी सुंदरता ने घायल कर दिया है, तुम अतिशीघ्र इसका पता लगाओ। प्रिय सज्जनों, तभी उस मंत्री ने पता लगाकर ये बात राजा को बताई कि हे महाराज, ये कन्या तो एक बूढ़ी औरत की भतीजी है जो कि हमारे नगर की महतरानी है। प्रिय सज्जनों, अब उस राजा के लिए पूरी रात नींद नहीं आई। बार बार उस लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, वो लड़की तो बहुत सुंदर है, उसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। उसकी मोहिनी मूरत मुझे बार बार परेशान करती है, उसके बिना तो अब मैं रह नहीं सकता। तुम एक काम करो, कुछ लोगों को अपने साथ ले जाकर तुम उस बूढ़ी औरत के घर जाइए
और उस लड़की के साथ मेरे विवाह की बात चलाओ। प्रिय सज्जनों, उसी दिन राजा के कहने पर राजा का मंत्री अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर उस लड़की का हाथ मांगने उस बूढ़ी औरत के घर जाता है और वहां पहुंचकर सारी बात उस दाई को बताता है कि हमारे राजा साहब आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, अर्थात आपकी पुत्री के लिए हमारे राजा साहब रानी बनाना चाहते हैं। प्रिय सज्जनों, उस मंत्री के मुख से ऐसे शब्दों को सुनने के बाद उस दाई के तो एकदम से होश उड़ गए। अब वो दाई अपने मन में सोचने लगी कि हे परमात्मा, ये कौन सी मुसीबत तूने मेरे सिर पर डाल दी। मैं तो बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई। आखिर अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये कन्या तो उसी राजा की पुत्री है और वो राजा इस बात को नहीं जानता है कि ये लड़की उसकी पुत्री है। प्रिय सज्जनों, उसी समय उस बूढ़ी माँ ने उस मंत्री से साफ इनकार करते हुए कहा कि हे भाई, मैं तो एक गरीब स्त्री हूँ और मेरी भतीजी राजा साहब के लायक नहीं है, इसलिए तुम दोबारा कभी भी इस रिश्ते को लेकर मेरे घर मत आइए। तभी उस मंत्री ने कहा कि हे बूढ़ी माँ, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो, राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही हो। तुम्हें तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि हमारे राजा स्वयं तुम्हारी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हैं। प्रिय सज्जनों, उस मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बूढ़ी स्त्री ने राजा वीरसेन के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से मना कर दिया। थक हार कर अब वो मंत्री अपने महलों को वापस चला आया और राजा के पास जाकर सारी बात कह सुनाई कि वो बुढ़िया आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह करना नहीं चाहती है। तभी प्रिय बंधु कुछ दिनों बाद कुछ लोगों को उस बुढ़िया के घर पर भेजा और उनके द्वारा हजारों तरह के उसको लालच दिए गए, उसे डराया धमकाया भी, परंतु वो बूढ़ी स्त्री उस राजा की बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हुई। अब तो प्रिय सज्जनों, उस बुढ़िया का इस प्रकार का हट देखकर वो राजा एकदम क्रोध से भर गया। राजा ने उसी समय तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि उस बूढ़ी औरत को पकड़कर इसी समय हमारे दरबार में पेश किया जाए। अब तो प्रिय सज्जनों, राजा का आदेश पाते ही राजा के सैनिक दौड़े दौड़े उस बुढ़िया के घर पहुंचे और उस बूढ़ी औरत को पकड़कर राज दरबार में ले आए और दरबार में लाने के बाद उसकी खूब पिटाई की गई। सैनिकों की मार के लिए वो बूढ़ी औरत बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोड़ों की मार पड़ते ही वो बूढ़ी स्त्री राजा के सम्मुख एकदम चीख के गिर पड़ी और उसने सारी सच्चाई राजा को बता दी कि हे महाराज, वो लड़की कोई और नहीं है बल्कि आपकी ही सगी पुत्री है। जब आपकी रानी ने उस लड़की को मुझे मारने को दिया तो मैंने उस लड़की को मारा नहीं, बल्कि मारने के बजाय उसको अपने भाई की पुत्री बताकर अपने घर में ही रख लिया और मैंने ही आपकी पुत्री को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। यदि आप अपनी ही पुत्री से विवाह करेंगे तो ये तो बहुत बड़े पाप की बात हो जाएगी। अब तो प्रिय सज्जनों, दाई के मुख से ये बात सुनने के बाद वो राजा एकदम से हक्का बक्का रह गया। उसने अपने हाथों से अपना माथा ठोका और दोनों हाथों से सिर को पकड़कर सोचने लगा कि हे भगवान, मैं ये कितना बड़ा जघन्य पाप करने जा रहा था। तूने तो मुझे इतने बड़े पाप का भागी बनने से बचा लिया। अब तो राजा वीरसेन के लिए और भी अधिक गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे के लिए हुक्म दिया कि हे बेटा, अब तुम ये तलवार लो और अपनी बहन को जंगल में ले जाकर इसका सिर कलम कर देना और इसे वहीं पर दफना देना। प्रमाण के लिए तुम इसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखाना। प्रिय सज्जनों, उस राजा का जो बेटा था, जो कि उस लड़की से बड़ा था, अब वो भी जवान हो चुका था। अपने पिता के मुख से ऐसी बातों को सुनने के बाद में राजकुमार जो था वो एकदम से परेशान हो उठा। वो अपने मन में सोचने लगा कि पिताजी ने मुझे ये तो बहुत बड़ा पाप का कार्य सौंपा है। इतने वर्षों के बाद तो मुझे मेरी बहन के दर्शन हुए हैं और उसे मैं अपने ही हाथों से मार डालूं, ये कैसे कर सकता हूँ। परमात्मा तो मुझको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। हे प्रभु, ये पाप मुझसे ना करवाओ। अब तो प्रिय सज्जनों, वो राजकुमार ये सब बातों को सोच सोचकर बहुत ही दुखी होने लगा था। वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं किस प्रकार से अपने हाथों से अपनी ही बहन का कत्ल करूंगा, किस तरह मैं अपनी बहन की आंखों को निकालूंगा, और यदि मैं अपनी बहन का कत्ल करने से मना करता हूँ तो ये राजा अर्थात मेरे पिताजी बहुत बड़े जिद्दी हैं, तो वो मुझसे नहीं तो किसी न किसी और से मेरी बहन को मरवा ही देंगे। प्रिय सज्जनों, अब तो मजबूर होकर के वो राजकुमार अपनी बहन को साथ लेकर के जंगल की ओर चलने लगा, क्योंकि उसे जाना ही था। उसके पिता अर्थात राजा का जो आदेश था, बहन को जंगल में ले जाते समय अब तो उस भाई का प्यार अपनी वर्षों से बिछड़ी हुई बहन के ऊपर उमड़ पड़ा और कहने लगा कि हे बहन, किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यहीं पर जंगल में छोड़ देता हूँ। अब आगे तुम्हारी रही किस्मत,
कि वो तुम्हारे साथ क्या करती है। तभी उसकी बहन ने जवाब दिया कि हे भैया, तुम मुझे अभी मार दो और मार के मेरी आंखों को निकाल कर पिताश्री को ले जाकर दिखा दो, और यदि तुम मेरी आंखों को निकाल कर नहीं ले जाओगे तो मेरा वो निर्दयी पिता तुझे भी मार देगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस समय वो दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर बहुत ही बुरी तरह से रो रहे थे, क्योंकि उन दोनों के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें। अंत में राजकुमार ने यह फैसला किया। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि वो अपनी बहन को बिल्कुल भी नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया कि हे बहन, मैं तुझे इस जंगल में छोड़कर जा रहा हूँ। आगे परमात्मा मालिक है कि वो तुम्हारे साथ क्या करता है। मैं कोई ना कोई बहाना पिताजी के समक्ष जाकर बना दूंगा। इतना कहने के बाद प्रिय सज्जनों, उस राजकुमार ने अपनी बहन के लिए उसी जंगल में छोड़ दिया और आगे की ओर चल दिया। आगे चलकर उसे जंगल में एक मृग दिखाई दिया। उसने तुरंत ही उस मृग का वध किया और उसकी दोनों आंखों को निकाल लिया। उसके बाद वो अपने पिता के सम्मुख पहुंचा और उसी हिरण की आंखों को दिखाते हुए कहा कि हे पिताजी, मैंने अपनी बहन का वध करके एक नदी में फेंक दिया है। उन आंखों को देख करके राजा को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। ये बात सुनकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा कि हे बेटा, क्या तूने सच में अपनी बहन को मार दिया है? तभी वो राजकुमार कहता है कि हे माँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन का वध नहीं किया है, बल्कि मैं उसे जंगल में छोड़कर चला आया हूँ। अपने बेटे के मुख से ये बात सुनने के बाद रानी को बड़ा ही सुकून मिला। अब तो वो परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि प्रदान की। मेरी पुत्री जंगल में अकेली भटक रही होगी, तुम उसकी रक्षा करना और उसे ऐसे स्थान पर पहुंचा देना कि उसके जीवन की नैया पार हो जाए। जब उसे जन्म दिया है तो वो अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। प्रिय सज्जनों, इधर वो राजकुमारी जंगल में एक सुंदर सी कुटिया बनाकर और फल फूल खाकर जंगल में अपना गुजारा करने लगी। पेड़ पत्थर और कटीली झाड़ियों के बीच घूमते घूमते उस लड़की के वस्त्र सभी फट चुके थे। अब वो अर्धनग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। इसी प्रकार से उसे कई दिन उस जंगल में बीत गए और एक दिन ऐसा भी आ गया कि उसके शरीर पर साबित वस्त्र भी नहीं बचे। वो फल फूल खाकर के अपने पेट की क्षुधा को शांत करती थी और अपनी कुटिया में जाकर सो जाती थी। प्रिय सज्जनों, एक दिन उसी जंगल में दूसरे राज्य का राजा चंद्रसेन शिकार खेलने के लिए आया और इधर वो राजकुमारी वृक्षों से फल तोड़कर खा रही थी। उधर उसके कानों में जैसे ही घोड़े की टापों की आवाज पहुंची तो वो राजकुमारी अपनी झोपड़ी से निकलकर घनी झाड़ियों के बीच जाकर उनमें छुपकर बैठ गई। संयोगवश प्रिय सज्जनों, वो राजा विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। तभी अचानक उस राजा की नजर उन झाड़ियों के बीच पहुंची। तभी उसने देखा कि उन झाड़ियों के बीच में कोई बैठा है। उसे उन झाड़ियों के अंदर किसी मनुष्य की आकृति नजर आ रही थी। तभी राजा ने फौरन आवाज लगाई कि इन झाड़ियों के बीच बैठे हुए तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच में तुम क्या कर रहे हो? तुम जो भी हो तुरंत ही बाहर निकल कर आ जाओ। मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हारे लिए कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। प्रिय सज्जनों, उस राजा की बात को सुनकर के लताओं के बीच से वो राजकुमारी निकलकर एकदम से बाहर आ गई और बाहर निकलने के बाद उसने आवाज दी कि हे राहगीर, मैं एक दुखी स्त्री हूँ। मेरे बदन पर साबित वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूँ। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दोगे तो मैं उन्हें पहनकर तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी। इतने घनघोर जंगल के बीच में एक स्त्री की आवाज को सुनकर वो राजा बहुत ही आश्चर्यचकित था कि इस जंगल में भला ये स्त्री कर क्या रही है। मुझे तो ये लगता है कि स्त्री अवश्य किसी मुसीबत की मारी होगी। तभी प्रिय सज्जनों, राजा अपने गले में जो पटका डाले हुए था उसने अपने उस पटके को उतार कर लड़की की ओर फेंक दिया और इसके बाद उस राजकुमारी ने अपने बदन के लिए राजा द्वारा फेंकी गई चादर से अपने बदन को ठीक प्रकार से ढका और इसके बाद वो राजा चंद्रसेन के समक्ष आ गई। प्रिय सज्जनों, जैसे ही राजा ने उस लड़की की सुंदरता को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। अब वो अपने मन में विचार करने लगा कि बाहरे परमात्मा, इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी। किसने इसे भटकने के लिए जंगल में छोड़ दिया है? ये लड़की तो हमारी रानी बनने के योग्य है। तभी उस राजा ने अपने बारे में उस राजकुमारी के लिए पूरी बात बताई और कहने लगा कि हे सुंदरी, तुम जो भी हो उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है।
लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। प्रिय सज्जनों, उस राजा की बात सुनने के बाद में वो राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने को तैयार हो जाती है। कहते हैं कि डूबते के लिए तिनके का सहारा ही बहुत होता है। यहाँ तो फिर भी उसके समक्ष एक राजकुमार था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अब वो राजा उस कन्या के लिए अपने घोड़े पर बिठाकर अपने राज्य में आया तो सबसे पहले वो अपने पिता समान मंत्री के घर पर पहुंचा और उस लड़की के लिए उस वृद्ध मंत्री के यहाँ पर छोड़ दिया और उससे कहा कि हे काका, तुम ऐसा समझो कि ये तुम्हारी पुत्री है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं इस प्रकार से इसको अपने महल में ले जाता हूँ तो हमारे राज्य के लोग सोचेंगे कि राजा एक कुंवारी कन्या को कहीं से भगा लाया है। इससे मेरी मान प्रतिष्ठा धूमिल होगी। मैं इसको विधि विधान के साथ विवाह करके अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब तक ये तुम्हारे घर पर तुम्हारी पुत्री बनकर रहेगी और मैं कल कई लोगों के साथ तुम्हारे घर पर इसका रिश्ता मांगने आऊंगा और फिर इससे विवाह करके अपने घर वापस ले जाऊंगा। तभी उस मंत्री ने जवाब दिया कि हे महाराज, ये लड़की आपकी अमानत है और अब ये मेरी पुत्री है। जब तुम्हारा मन करे तब तुम इससे विवाह करके अपने साथ ले जाना। मैं तब तक इसका भली प्रकार से ख्याल रखूंगा। प्रिय सज्जनों, अगले दिन उस राजा का सेनापति और उसका मंत्री उस बूढ़े मंत्री के घर पर गए और उस राजकुमारी का अपने राजा के लिए हाथ मांगा। फिर एक दो दिन बाद उसकी मंगनी और उसके बाद उसका विवाह हो गया और विवाह होने के बाद वो राजकुमारी राजा चंद्रसेन की पत्नी बनकर राजमहलों में रहने लगी। अब तो वे दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा चंद्रसेन एक सुंदर रानी पाकर बहुत ही प्रसन्न था और राजकुमारी घर और सुंदर पति पाकर बहुत प्रसन्न थी। प्रिय सज्जनों, राजा चंद्रसेन ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से कभी भी उसका परिचय नहीं पूछा। इसी प्रकार उन दोनों को एक साथ रहते रहते लगभग 2 वर्ष बीत गए और धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा चंद्रसेन और भी अधिक खुश हो गया। एक दिन उस राजा ने अपनी रानी से पूछा कि हे प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। अब हम दोनों का संबंध बहुत ही अटूट हो चुका है। अब तुम अपने कुल खानदान और अपने अतीत के बारे में समझाओ। तभी राजकुमारी ने किसी प्रकार से उस बात के लिए उस समय टाल दिया। इसी प्रकार से कई वर्ष व्यतीत हो गए। कुछ समय पश्चात रानी ने फिर से एक पुत्र को जन्म दिया। तभी राजा ने अपनी रानी से उसी बात को फिर से दोहराया। प्रिय सज्जनों, वो राजकुमारी अपने बीते हुए कल की बातें राजा को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन उसके पति राजा ने उसका अतीत जानने के लिए बहुत इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तभी बार बार पूछने पर राजकुमारी ने अपने जीवन की सारी कहानी राजा को कह सुनाई। जब प्रिय दर्शक बंधु राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी दास्तान सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। अब वो राजा उसके पिता को धिक्कारने लगा। उसके बाद उसने रानी से कहा कि हे रानी, यदि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, उस राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। उसके पति राजा ने उससे बहुत आग्रह किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से अवश्य ही मिलना चाहिए। उस राजा के बार बार निवेदन करने पर वो राजकुमारी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गई। अगले दिन राजा चंद्रसेन ने राजा वीरसेन के यहाँ जाने का निश्चय कर लिया। सुंदर सा रथ सजवाया गया। जाने की पूरी तैयारी हो गई, लेकिन राजा के पास उसी दिन बहुत ही जरूरी काम आ गया। उस राजा को बहुत ही जरूरी काम से दूसरे शहर में जाना था। तो राजा ने अपने मंत्री और सेनापति से कह दिया कि तुम सेना की एक टुकड़ी लेकर हमारी रानी के साथ उसके पिता के यहाँ चले जाओ। मैं अपना काम निपटाने के बाद वहीं पर पहुंच जाऊंगा। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से राजा चंद्रसेन ने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ में अपनी रानी को राजा वीरसेन के राज्य को रवाना कर दिया और रानी को भी भली भांति समझा दिया कि अपने पिता के यहाँ पहुंचकर तुम बिल्कुल भी घबराना मत। मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले ही तुम्हारे माता पिता के यहाँ पहुंच जाऊंगा। प्रिय सज्जनों, इधर राजा चंद्रसेन का मंत्री और सेनापति सेना को साथ लेकर राजकुमारी के साथ राजा वीरसेन के राज्य की ओर चल पड़े। राजा चंद्रसेन के राज्य से राजा वीरसेन का राज्य काफी दूर था, इसलिए चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई और संध्या होने के बाद प्रिय सज्जनों, एक सुंदर सा स्थान देखने के बाद उन्होंने अपने डेरे तंबू लगा दिए और रात भर वहीं रुकने का निश्चय कर लिया। प्रिय सज्जनों, जहाँ पर उस राजकुमारी का डेरा लगाया गया था, उसी के समीप मंत्री ने भी अपना डेरा लगा लिया। ठीक उसके बराबर में मंत्री का डेरा देख करके राजकुमारी ने जवाब दिया कि हे मंत्री जी, कि क्या तुम जानते हो मैं एक राजा की पत्नी और एक राजा की बेटी हूँ।
तो तुम मेरे बराबर में अपना डेरा क्यों लगवा रहे हो? तुम अपना डेरा ले जाकर कहीं दूसरे स्थान पर लगा लो। तभी प्रिय सज्जनों, उस मंत्री ने जवाब दिया कि हे रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देखरेख के लिए भेजा है। यदि आपको व आपके बच्चों को कुछ भी हुआ तो हम राजा साहब को क्या जवाब देंगे? प्रिय दर्शक बंधुओं, इधर राजकुमारी के बार बार मना करने पर वो मंत्री बिल्कुल भी नहीं माना। फिर क्या होता है प्रिय दोस्तों, जैसे ही संध्या काल का समय होता है तो सभी के लिए भोजन बनता है और साथ साथ बैठकर सभी लोग बड़े ही प्रेम से भोजन करते हैं और इसके बाद अपने अपने डेरों में जाकर वे सभी विश्राम करने लगते हैं। हारे थके होने के कारण उन सभी को जल्दी ही निद्रा आ जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही रात्रि का दूसरा पहर प्रारंभ होता है तो राजा का जो मंत्री था उसी समय राजकुमारी के डेरे में घुस जाता है। जैसे ही वो मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुसा तो तुरंत ही वो राजकुमारी एकदम से उठकर बैठ गई। वो मंत्री की बुरी मनसा के लिए भली भांति भाप चुकी थी। अब तो राजकुमारी के लिए इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उस मंत्री के मन में उसके प्रति किसी न किसी प्रकार का पाप उत्पन्न हो चुका है। प्रिय सज्जनों, जैसे ही राजकुमारी ने उस मंत्री के लिए अपने डेरे में देखा तो वो एकदम से ललकार कर कहने लगी, खबरदार मंत्री जी, जो आपने मुझे छुआ भी, तुम तत्काल इसी समय मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ। प्रिय सज्जनों, उस रानी ने उस मंत्री से बार बार अपने डेरे से बाहर जाने को कहा, लेकिन उस मंत्री ने रानी की एक ना सुनी और वो मंत्री धीरे धीरे करके रानी की ओर बढ़ता ही चला गया। तभी रानी ने जवाब दिया कि हे दुष्ट मंत्री, कि क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है तुम ये क्या करने जा रहे हो? यदि तुम भलाई चाहते हो तो अभी मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ, अन्यथा बहुत बुरा अंजाम होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस रानी की बात मंत्री ने अनसुनी कर दी तो उसी समय रानी ने अपने बड़े बेटे के लिए मंत्री के आगे कर दिया और अपने बड़े बेटे को आगे खड़ा करने के बाद भगवान व अपने बेटे की उस मंत्री को बहुत दुहाई दी, अर्थात कसम दी। लेकिन वो दुष्ट मंत्री पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस मंत्री के दिमाग में शैतान घुस चुका था। वो काम वासना में अंधा हो चुका था। उस समय उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल और दिमाग में रानी का सुंदर चेहरा बसा हुआ था। वो मंत्री एकदम आगे बढ़ा और तलवार निकालने के बाद उस रानी के बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रिय सज्जनों, अपने बड़े बेटे का सिर कटने के बाद वो रानी इस बात को भली भांति समझ गई कि ये दुष्ट मंत्री अब नहीं मानेगा। तो अपनी लाज बचाने के लिए रानी ने कुछ नर्म रुख अपनाते हुए मंत्री से कहा, तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इसके बाद जो तुम्हारे मन में हो वो तुम कर लेना। इतना कहने के बाद प्रिय सज्जनों, वो रानी उस डेरे से बाहर चली गई और डेरे से निकलने के बाद वो जंगल की ओर भागने लगी और भागते भागते घनघोर जंगल में पहुंच गई। सुबह होने तक वो रानी उसी जंगल में छिपी रही और जब सुबह होने पर वो लौटकर अपने डेरे में आई तो उसने क्या देखा कि उसके बेटे का सिर वहीं पर कटा हुआ पड़ा है। प्रिय सज्जनों, अपने बेटे की लहस देखने के बाद में अब तो रानी की हालत और भी खराब हो गई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? उस शैतान के सामने वो तो विवश थी। अपने बेटे की मृत्यु का गम वो अपने मन में छिपाए हुए अब वो आगे की ओर चल पड़ी। जब पूरा दिन चलने के बाद वो संध्या के समय एक स्थान पर और रुके। अब तो दूसरी रात के लिए जब अगला पड़ाव डाला गया तो रानी के डेरे के पास में उस मंत्री ने फिर से अपना डेरा लगा लिया। तभी रानी ने उस सेनापति को बुलाकर कहा कि तुम अपने डेरे को यहाँ से दूर हटाकर लगवाओ। तभी सेनापति ने जवाब दिया कि हे रानी, आपकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। प्रिय सज्जनों, राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी उस सेनापति ने अपने डेरे को वहां से अलग नहीं हटाया। प्रिय सज्जनों, अब तो राजकुमारी के लिए ये बात भली भांति समझ में आ चुकी थी। इस चिंता को लेकर वो राजकुमारी पूरी रात भर सोई नहीं और जैसे ही आधी रात होती है तो उसी समय सेनापति के दिमाग में वासना का शैतान प्रवेश कर जाता है। वो रात्रि में राजकुमारी के डेरे में प्रवेश कर जाता है। तो राजकुमारी ने उस सेनापति के लिए भी ललकार कर कहा कि हे सेनापति, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ के राजा की पत्नी हूँ, अर्थात तुम्हारी महारानी हूँ और एक राजा की पुत्री भी हूँ। ये सब जानते हुए भी तुम मेरे डेरे में क्यों घुसे चले आ रहे हो? तुम इसी समय तत्काल मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ, अन्यथा इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। लेकिन प्रिय सज्जनों, वो दुष्ट सेनापति कहाँ मानने वाला था। उसके हृदय में तो काम वासना उत्पन्न हो चुकी थी। वो तो काम वासना के चक्कर में अंधा हो चुका था। इसलिए उस रानी के बार बार निवेदन करने पर भी उस सेनापति ने रानी की एक भी बात नहीं मानी। जब वो रानी की ओर बढ़ने लगा
तो रानी ने अपने छोटे बेटे के लिए उस सेनापति के समक्ष खड़ा कर दिया और उसकी कसम दी कि हे सेनापति, तुझे मेरे बेटे की कसम है, यदि तुमने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली भी। राजकुमारी के इन शब्दों को सुनने के बाद उस सेनापति ने अपने म्यान से तलवार निकाली और उस रानी के छोटे बेटे का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार से प्रिय सज्जनों, उस रानी के दूसरे बेटे का भी सिर कट गया। तब उसी समय राजकुमारी ने कहा कि हे सेनापति, तुम थोड़ा सा सब्र करो, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद जो तुम्हारी इच्छा हो वो मेरे साथ तुम कर लेना। प्रिय सज्जनों, इसके बाद तो वो राजकुमारी अपने डेरे से निकलकर वहां से भागने लगी और भागते भागते वो जंगल में चली गई। आगे चलकर उसे एक बहुत ही गहरी नदी दिखाई दी। अब तो प्रिय सज्जनों, उस रानी ने अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब इस संसार में मेरी संतान ही नहीं रही तो मैं अपनी संतान के बिना ऐसे में जीकर क्या करूंगी। ऐसा अपने मन में विचार करने के बाद प्रिय सज्जनों, वो रानी एकदम से अपने प्राण त्यागने के लिए उस नदी में कूद गई। परंतु पानी का बहाव इतना तेज था, जैसे ही वो रानी उस नदी में कूदी तो पानी का बहाव उसे एकदम से अंदर खींच ले गया। जंगल के एक छोर पर वो नदी बहती हुई जा रही थी। नदी में बहते बहते वो उसी जंगल के किनारे पर जाकर लगी। प्रातः काल हो चुका था, तो उसी समय दो सन्यासी महात्मा अपने गुरुओं के वस्त्र धोने के लिए उसी नदी पर आए थे। तभी उसी समय उन दोनों सन्यासी महात्माओं ने देखा कि कोई स्त्री इस नदी में बहती हुई हमारी ओर आ रही है। तो उन दोनों महात्माओं ने रानी को पकड़कर जल से बाहर निकाल दिया। अब तो उस राजकुमारी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब वो राजकुमारी अपने मन में विचार करने लगी कि उस मंत्री और सेनापति से मुझे जैसे तैसे छुटकारा तो मिल गया, लेकिन अब यहाँ पर इन दो महात्माओं ने मुझे घेर लिया है। जैसे ही प्रिय सज्जनों, उन दोनों महात्माओं ने उस रानी के लिए पकड़ा, तब तक वहां पर 4 सन्यासी महात्मा और वहां पर आ पहुंचे। अब तो वो राजकुमारी और भी अधिक भयभीत हो गई। वो सोचने लगी कि अब तो मैं यहाँ पर आकर और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। अब मेरे साथ ना जाने क्या होगा। प्रिय सज्जनों, वो रानी इतनी सुंदर थी कि जो कोई भी उसे देख लेता था वो पागल हो जाता था। अब तो वो सभी महात्मा आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को धक्का देकर कहने लगे कि ये राजकुमारी मेरी स्त्री बनेगी। आखिर अंत में जाकर उन सभी महात्माओं ने आपस में ये सलाह की, इस प्रकार से हम 6 महात्माओं में ये फैसला नहीं हो पाएगा, इसलिए इस रानी को लेकर हम अपने गुरुजी के पास चलते हैं, वही हमारा फैसला करेंगे। अब प्रिय सज्जनों, वो 6 महात्मा रानी को अपने साथ लेकर के अपने गुरुजी के पास पहुंचते हैं और गुरुजी के पास पहुंचने के बाद सभी महात्माओं ने राजकुमारी को देखते हुए अपने गुरु के समक्ष अपनी अपनी इच्छा जाहिर की। प्रिय सज्जनों, जैसे ही गुरुजी ने एक स्त्री के पीछे आपस में लड़ते हुए देखा तो गुरुजी अपने शिष्यों को समझाने लगे, क्योंकि उन महात्माओं के जो गुरु थे वो बहुत ही विद्वान थे और तपस्वी संत थे। उन गुरुजी ने उस स्त्री को देखते ही समझ लिया कि ये स्त्री जो है किसी राजघराने से ताल्लुक रखती है। तभी उन्होंने अपने शिष्यों के लिए समझाया कि हे शिष्यों, तुम 6 भाई हो और तुम्हारी किसी की कोई बहन नहीं है। तुम एक काम करो, इस स्त्री के लिए तुम अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यदि यह तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे आश्रम पर रहेगी तो एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छा समय आएगा और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार अपने गुरु के समझाने पर उन 6 शिष्यों की समझ में आ गया और उन सभी ने गुरु आज्ञा मानते हुए रानी के लिए अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रिय सज्जनों, वो साधु उस रानी के ही पिता वीरसेन के राज्य में ही रहते थे। अब तो उस राजकुमारी के लिए इस बात का पता चल चुका था कि वो अपने बाप के राज्य में प्रवेश कर चुकी है, जहाँ के राजा उसके पिता वीरसेन हैं। अब वो रानी उन्हीं महात्माओं के आश्रम पर रहने लगी। वे 6 महात्मा उसे अपनी बहन की तरह प्रेम किया करते थे। प्रिय सज्जनों, उधर वो राजा चंद्रसेन अपने सेनापति व मंत्री से आकर मिले तो उन्होंने अपनी पत्नी व बच्चों के बारे में उनसे पूछा। तो मंत्री और सेनापति एक साथ एक सुर में बोलने लगे कि हे महाराज, मुझे क्षमा करना, आपकी रानी नहीं थी, बल्कि वो तो डायन थी। वो आपके दोनों पुत्रों को मारने के बाद यहाँ से भाग गई। प्रिय सज्जनों, सेनापति और मंत्री ने राजा चंद्रसेन के लिए इस प्रकार से समझाया कि उन दोनों की बातों पर उन्हें भली भांति विश्वास हो गया और वे उन दोनों की बातों को मान गए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि कोई झूठ बोलेगा तो एक बोलेगा, दूसरा क्यों बोलेगा। तभी राजा चंद्रसेन ने हुक्म दिया, हम उसके पिता वीरसेन के पास अवश्य चलेंगे। अतिशीघ्र सभी लोग राजा वीरसेन के पास चलिए। उधर तो राजा चंद्रसेन
अपने सेनापति और मंत्री के साथ अतिशीघ्र सभी लोग राजा वीरसेन के पास अवश्य चलिए। उधर तो राजा चंद्रसेन अपने सेनापति और मंत्री के साथ अपनी पत्नी के पिता के पास जाता है। इधर रानी ने अपने सन्यासी 6 भाइयों से कहा कि हे भाइयों, तुम सभी राजा के पास में जाओ और राजा से कहना कि हमारी बहन आपके दरबार में एक किस्सा सुनाना चाहती है। यदि राजा साहब आप किस्सा सुनना चाहो तो हम उन्हें राज दरबार में बुला कर ले आएं, क्योंकि इधर राजकुमारी को पता था कि मेरे पिताजी के लिए किस्सा सुनना बहुत ही पसंद है। अब तो प्रिय सज्जनों, अपनी बहन की बात सुनने के बाद वे 6 महात्मा राजा वीरसेन के दरबार में पहुंच गए और अपनी बहन के द्वारा बताई गई बात उन्होंने राजा साहब के समक्ष रखी। तो राजा साहब भी उनकी बहन का किस्सा सुनने को तैयार हो गए और उन सभी योगियों से कहा, यदि हमें तुम्हारी बहन की कहानी पसंद आई, अर्थात किस्सा पसंद आया, तो हम उसे किस्सा सुनने के लिए अपने महल में ही रख लेंगे। अब प्रिय सज्जनों, दूसरे दिन वो सभी योगी अपनी बहन को साथ लेकर राज दरबार में पधारे। उस समय राजकुमारी जोगियों के भेष में थी, इसलिए उसे कोई भी पहचान नहीं पाया। जब उसने राज दरबार में पहुंचकर किस्सा सुनाया तो सभी लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनने लगे। राजा को उस लड़की का किस्सा बहुत ही पसंद आया। अब तो राजा ने उसको भेंट स्वरूप बहुत सारा धन दिया। राजा ने उन योगियों को तो थोड़ा सा धन देकर वहां से भेज दिया, लेकिन उस सन्यासी बनी राजकुमारी के लिए किस्सा सुनने के लिए अपने महलों में रोक लिया। फिर पता नहीं उनकी क्या समझ में आया। वे सभी सन्यासी बीच रास्ते से ही वापस लौट आए और वापस आकर राजा से कहने लगे कि हे महाराज, कि हम चाहते हैं कि आप हमारी बहन को हमारे ही साथ रहने दो। जब भी आपकी किस्सा सुनने की इच्छा होगी, हम उसको तुरंत ही आपके पास ले आया करेंगे, क्योंकि वो बचपन से ही हम लोगों के साथ ही पली बड़ी है, राजसी सुखों से दूर रही है, जंगल में रह करके उसने अपना जीवन बिताया है, इसलिए वो यहाँ पर रहकर बहुत ही अकेला महसूस करेगी। प्रिय सज्जनों, राजा ने उन सभी योगियों की बात को मान लिया और उस लड़की के लिए उनके साथ भेज दिया। अब तो वो रोज अपने भाइयों के साथ राजा के राज दरबार में किस्सा सुनाने के लिए आया करती थी। इस प्रकार से वो राजकुमारी अपने पिता राजा को कहानी सुनाने के बाद में बहुत सारा इनाम पाती तथा अपने योगी भाइयों के साथ आश्रम के लिए वापस लौट जाती थी। अब तो धीरे धीरे उन सभी सन्यासियों के दिन ही बदल गए। पहले तो वे योगी नगर नगर जाकर भिक्षा मांगते थे, अब तो उन्हें राजा से ही इतना सारा धन प्राप्त हो रहा था कि उन्हें कहीं भी मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। प्रिय सज्जनों, अगले दिन जब राजकुमारी राजा के राज दरबार में किस्सा सुनाने को पहुंची तो उसने अपने पति मंत्री और सेनापति के लिए वहीं पर बैठा हुआ देखा। तभी राजकुमारी ने अपने मन में सोचा कि आज तो ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आज तो किस्सा सुनाने में बहुत ही अधिक आनंद आएगा। तभी राजकुमारी पर्दे की आड़ में अपने स्थान पर आकर खड़ी हो जाती है और अपने पिता से कहने लगती है कि हे राजा साहब, आज मैं आपके लिए बहुत ही दर्द भरी कहानी अर्थात किस्सा लेकर आई हूँ। यदि कहानी को प्रारंभ करने से पहले किसी को कोई जरूरी काम है तो वो अभी राज दरबार से उठकर जा सकता है। किस्सा सुनाते समय यदि कोई व्यक्ति बीच में से उठकर जाएगा तो मैं उसी समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। तभी राजा ने जवाब दिया कि हे बेटी, तुम किस्सा सुनाओ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हारे किस्सा सुनाते समय कोई भी बीच में से उठकर बाहर नहीं जाएगा। अब तो प्रिय सज्जनों, राजा के राज दरबार में सभी दरबारी जन व सेनापति व मंत्री सभी किस्सा सुनने के लिए राज दरबार में बैठ गए। उस दिन राज दरबार में उसका पति और वह विश्वासघाती मंत्री व सेनापति भी थे। अब तो उस राजकुमारी ने राजा के दरबार में अपना किस्सा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कहने लगी कि हे सभा के लोगों, मेरे इस किस्से को ध्यान से सुनना कि किसी देश में एक राजा रहता था जो कि बड़ा ही जालिम राजा था। उस राजा के लिए अपनी पुत्रियों से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। जब एक दिन उसके यहाँ पुत्री ने जन्म लिया तो उसने अपनी पुत्री के लिए अपने बेटे के हाथ जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया। उस राजा ने अपने बेटे के लिए हुक्म दिया था कि मेरी इस बेटी को मारने के बाद इसकी आंखें निकाल कर लाकर मुझे दिखाना। अब तो प्रिय सज्जनों, राजा वीरसेन उस लड़की की कहानी सुनने के बाद उससे बीच में ही पूछने लगे, ये तो मेरा ही किस्सा है। इसी बात पर खुश होकर राजा वीरसेन ने उन योगियों की ओर अपनी मोतियों की माला को फेंकते हुए उस लड़की से कहा कि इस किस्से के लिए अंत तक अवश्य सुनाया जाए। प्रिय सज्जनों, अब तो राजा की आंखों में पानी भर आया, क्योंकि प्रिय सज्जनों, राजा वीरसेन के लिए अपनी करनी पर बहुत ही पश्चाताप होता था। फिर वो राजकुमारी अपने किस्से की कहानी आगे बढ़ाने लगी
कि हे महाराज, जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में ले गया तो उसके भाई ने उस राजकुमारी के लिए, अपनी उस प्यारी बहन के लिए मारा नहीं, बल्कि उस जंगल में अपनी बहन को जिंदा छोड़कर राजमहल को वापस चला आया। अब इस बात को जानकर के राजा थोड़ा सा प्रसन्न हुआ। वो राजा अपने मन में सोचने लगा, शायद हो सकता है मेरी बेटी आज भी जिंदा हो। इधर वही राजकुमारी अपने किस्सा को सुनाती हुई आगे की ओर बढ़ती है। जब उसका भाई जंगल में उसे अकेला छोड़ आया तो वह बेचारी भूखी प्यासी जंगल में इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने पर वृक्षों के पत्ते और फल फूल खा लिया करती थी। इसी प्रकार से वो अपने आप को जीवित रखती थी। इस प्रकार जंगल में रहते रहते उस पुत्री के तन पर एक भी वस्त्र साबित नहीं बचा। तो कहीं से एक दिन घूमता हुआ घोड़े पर सवार एक आदमी आया। वो व्यक्ति किसी देश का राजा था। उसकी नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो वो लड़की निर्वस्त्र थी। तो उस राजा ने लड़की के लिए अपना बदन ढकने के लिए अपनी एक चादर फेंकी और उस चादर को ओढ़ने को कहा। इसके बाद वो अपने साथ उसे अपने नगर को ले गया और बिना कुछ जाने उस लड़की से राजा ने विवाह कर लिया। प्रिय सज्जनों, वो रानी इस प्रकार अपने किस्से को सुना रही थी। किस्से के बीच में अपनी कहानी को सुनकर राजा चंद्रसेन समझ गया कि ये तो मेरा ही किस्सा है। उसने भी खुश होकर एक मोतियों की माला उन जोगियों की ओर फेंक दी और कहने लगा कि ये किस्सा अंत तक सुनाया जाए। तभी प्रिय सज्जनों, आगे वो रानी कहने लगी, अब तो वो लड़की किसी राजा की रानी बन चुकी थी। राजा की रानी बनने के बाद में उस लड़की के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी से उसके जीवन की पूरी घटना पूछी कि तुम कौन हो और उस जंगल में निर्वस्त्र तुम क्यों भटक रही थी। तब उस लड़की ने अपने बाप की करतूतें अपने पति राजा को बताई। ये सब सुनकर उसका पति बहुत ही दुखी हुआ। उसका पति दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। ये जानकर के उसकी पत्नी का एक राजा पिता भी है, उसका पिता राजा है, तो अपनी रानी को पिता से मिलाने के लिए उस राजा ने अगले दिन तैयारी की। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने अपनी पत्नी और बेटों की सुरक्षा के लिए स्वयं न जाकर अपने मंत्री व सेनापति को उसके साथ भेज दिया। और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कहते हैं चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, अपनी जवान स्त्री, जवान बहन, जवान बेटी को किसी दूसरे पर भरोसा करके किसी के साथ कभी भी नहीं भेजना चाहिए और ना ही उसके पास छोड़ना चाहिए, फिर चाहे वो आपका कितना भी सगा व विश्वास पात्र क्यों ना हो। क्योंकि जब वासना किसी के दिमाग पर हावी होती है तो सारी वफादारी, सारा की सारा विश्वास धरा की धरा रह जाता है। और स्त्री तो वैसे भी पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। यदि वो अकेली किसी अन्य पुरुष के साथ जाती है या कहीं ठहरती है तो उसके मन में काम रूपी विकार स्वतः ही आने लगते हैं। भूल कर भी कभी भी अपनी बहन, बेटी व पत्नी को किसी अन्य के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर तब तो और भी नहीं छोड़ना चाहिए जब कोई पुरुष जवान हो, सुंदर हो और अकेला हो। कहते हैं कि स्त्री, धन और विद्या ये जिसके भी पास रहती है उसी की होकर रह जाती है। राजकुमारी इधर राजा वीरसेन के दरबार में अपना किस्सा सुना रही थी। राजा वीरसेन और राजा चंद्रसेन इस किस्से के लिए बड़े ही ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। इधर उस राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए मंत्री व सेनापति के साथ भेज दिया। सफर ज्यादा लंबा था। चलते चलते जब रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने वहीं पर रुकने का निश्चय किया और मंत्री ने अपना डेरा रानी के डेरे के बराबर में लगवा लिया। रानी ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन वो मंत्री नहीं माना। तो रात्रि के समय में मंत्री ने उस रानी के साथ में संबंध बनाने की सोची। उस रानी के बार बार निवेदन करने पर भी वो दुष्ट मंत्री नहीं माना, बल्कि उसने राजा के बेटे का भी कत्ल कर दिया। प्रिय सज्जनों, जब उसने बेटे का कत्ल कर डाला तो वो बेचारी रानी अपना धर्म बचाने के लिए उस मंत्री से बहाना बनाकर डेरे से निकलकर जंगल की ओर भाग खड़ी हुई। रात उसने जंगल में गुजार कर जैसे तैसे उस बिचारी ने अपने पतिव्रत धर्म को बचाया। जब दूसरे दिन के लिए रानी अपने डेरे में वापस आई तो उसे अपने बेटे की लहस भी नहीं मिली। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही थी और उधर मंत्री के होश खराब होते जा रहे थे। अब तो धीरे धीरे करके वो मंत्री भी बहाना बनाते हुए राजा के दरबार से उठकर जाना चाहता था, तो राजा ने तुरंत ही उसे डांटकर वहीं पर बिठा दिया। तभी रानी आगे कहानी सुनाने लगी। अब दूसरे दिन के लिए जब वो सभी लोग वहां से आगे को चले और एक दिन संध्या के समय फिर से रास्ते में उन्होंने डेरे तंबू लगाए, तो उस रात सेनापति ने अपना डेरा रानी के पास लगा करके रात्रि में उसके डेरे में घुस करके उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। रानी ने उसको खूब पहले तो ललकार के समझाया कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो दुष्ट सेनापति
वहां से लौटने को तैयार नहीं हुआ। रानी ने उसे अपने छोटे बेटे की कसम दी, भगवान की कसम दी, लेकिन वो नहीं माना। प्रिय सज्जनों, ये कहानी सुनने के बाद अब तो वो सेनापति भी बहुत घबराने लगा। वो अपने मन में सोचने लगा, ये तो मेरा ही भेद खुल रहा है, और वो भी वहां से उठकर भागने को हुआ। तो राजा ने डांटकर उसे भी वहीं पर बिठा दिया। राजा चंद्रसेन ने कहा, क्यों भाई, सच्चाई तुमसे सुनी नहीं जा रही क्या? अब सेनापति व मंत्री दोनों ही अपना मुंह लटकाकर चुपचाप वहीं पर बैठ गए। इधर किस्सा जारी था। तभी रानी कहने लगी, फिर उसके बाद सेनापति ने भी रानी के छोटे बेटे का कत्ल कर दिया, और वो अपने मन में गलत भाव लेकर रानी की ओर बढ़ता ही गया। तो उसी समय पर किसी न किसी प्रकार से वो रानी अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ी हुई, और भागते भागते उसे एक नदी मिली। वो उस नदी में कूद गई, लेकिन उसकी किस्मत ने वहां पर भी उसका साथ नहीं दिया। वो बेचारी पानी में बहती हुई आगे की ओर चली गई और जिंदा बच गई। जैसे ही नदी में बहते बहते वो जंगल के दूसरे छोर पर पहुंची, तो वह 6 सन्यासियों के हत्थे चढ़ गई, और सन्यासियों ने भी उस रानी के लिए अपनी अपनी पत्नी बनाना चाहा, परंतु उनके महान बुद्धिमान गुरुजी ने उन सभी सन्यासियों को ऐसा करने से रोक दिया और एक बहुत बड़ा पाप होने से बचा लिया। और अपने गुरुजी के बार बार समझाने पर उन सभी सन्यासियों ने उस रानी के लिए अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर वे भाई बहन बन गए, और एक दिन वे सन्यासी 6 भाई और वो बहन अपने यहाँ के राजा के दरबार में किस्सा सुनाने को आए, और प्रतिदिन राजा के दरबार में वे किस्सा सुनाने के लिए अपनी बहन को लेकर जाने लगे। प्रिय सज्जनों, इतनी कहानी सुनने के बाद में वो रानी अपना घूंघट हटाकर राजा के समक्ष आकर खड़ी हो गई। अब तो अपनी पुत्री को देखकर राजा वीरसेन भी एकदम से पहचान गए, और उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा चंद्रसेन की भी आंखें भर आईं। पत्नी को सामने देखकर राजा चंद्रसेन बहुत ही खुश हुए, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख उसे खाए जा रहा था। अब तो राजा चंद्रसेन राजा वीरसेन से आज्ञा मांगने लगे कि हे महाराज, मेरा मंत्री और मेरा सेनापति मेरा ही शत्रु है, इसे मैं स्वयं ही दंड देना चाहता हूँ। तब उसी तरह से राजा चंद्रसेन ने अपने मंत्री व सेनापति के सिर धड़ से अलग कर दिए। पापियों को उनकी करनी का दंड मिल चुका था। इधर राजा वीरसेन ने अपनी पुत्री को सीने से लगा लिया, और बार बार वो उससे अपने किए की क्षमा मांगने लगा, और बेटी ने भी अपने पिता को क्षमा कर दिया। इस प्रकार से वो राजकुमारी अपने पति के साथ कुछ दिन तक वो अपने पिता के घर पर ही रही। फिर उसके बाद बड़ी ही हंसी खुशी के साथ उसके पिता ने अपनी बेटी की बड़ी ही धूमधाम से विदाई की। अब राजा चंद्रसेन अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को वापस लौट आए, और हंसी खुशी के साथ वे दोनों अपना समय व्यतीत करने लगे। कुछ ही समय में रानी ने फिर से 2 बेटों को और जन्म दिया। अब तो उन दोनों की खोई हुई खुशी पुनः वापस लौट आई थी। प्रिय सज्जनों, यदि भगवान किसी के पक्ष में होता है तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, और ना ही उसको कोई हानि पहुंचा सकता है। फिर चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, कोई भी उसे मार नहीं सकता। मृत्यु, जीवन, वर्ण, ये सब विधाता के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। प्रिय दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा सुनाई गई ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।